हेलो फ्रेंड्स, मैं सी अपनी जैन आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इनकम टैक्स में जो लेटेस्ट अपडेट आया है उसके बारे में बात करने वाले हैं। अभी जो रिसेंटली बजट आया है उसमें एक प्रपोजल दिया गया है आईटीआर को अपडेट करने का, कि अब आप अपनी आईटीआर को 2 ईयर्स तक अपडेट कर पाएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी रिटर्न को विद इन 3 ईयर्स फाइल कर सकते हैं। उसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेज भी हैं और उसकी जो है कुछ एडिशनल टैक्स की भी बातें हैं। वो सारी बातें आज हम इस वीडियो में करेंगे। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। मैं आपको जो बजट की जो एग्जैक्ट वर्डिंग्स हैं, सेक्शन 139 में जो अमेंडमेंट है उसमें जो सेक्शन 139 में सबसेक्शन 8 जो इंसर्ट किया जा रहा है उससे ही पूरा मैं आपको क्लियर एक पॉइंट सारी चीजें क्लियर करके चलूंगा, इसलिए पूरा वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। सेक्शन 139 में जो है ये अमेंडमेंट की गई है, आप ध्यान से देख रहे होंगे। इस अमेंडमेंट के अंदर जो है काफी बड़ा एक पैरा ऐड किया गया है। इसमें जो है सबसेक्शन 8 ऐड होने वाला है। सबसेक्शन 8 अभी चूंकि प्रपोज्ड है, पर लेकिन यही फाइनल एक्ट बनेगा कि ये काफी अच्छा स्टेप भी है, पर फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपनी रिटर्न को टाइमली फाइल करें, क्योंकि सेक्शन प्रोवाइड करता है फैसिलिटीज, पर इसके साथ साथ जो है इसकी वजह से आपको कुछ एडिशनल टैक्स पेनल्टीज भी लगेंगी, इंटरेस्ट भी देना होगा। चलिए हम इसमें एक बार देख लेते हैं। इस सेक्शन 8 क्या कहता है, एनी पर्सन, तो इसका मतलब कोई भी एसएससी इनकम टैक्स में वेदर और नो। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मार्क कीजिएगा कि अगर आपने पहले ओरिजिनल रिटर्न फाइल नहीं किया या फिर बिलेटेड रिटर्न भी फाइल नहीं किया है तो उस केस में भी ये सेक्शन वर्क करेगा। अब रिटर्न फाइल करते हैं तो हम ओरिजिनल रिटर्न फाइल करते हैं ड्यू डेट के अंदर सेक्शन 1 में, और उसके बाद सब सेक्शन 4 में जो है बिलेटेड रिटर्न फाइल की जाती है, और सब सेक्शन 5 में जो आप जो है रिवाइज रिटर्न अपनी फाइल करते हैं। तो यहाँ पर जो है बात की जा रही है आपने सबसेक्शन 1, 4 या 5 किसी में भी रिटर्न फाइल किया या नहीं किया, दोनों केस में काम करेगा, वो फाइल कर सकते हैं। आप एक अपडेटेड रिटर्न फाइल कर पाएंगे। और द इनकम ऑफ एनी अदर पर्सन इन रेस्पेक्ट ऑफ विच ही इज असेसेबल अंडर दिस एक्ट, ठीक है, या फिर उनकी जो है किसी अदर किसी अदर प्रोविजन की वजह से यहाँ पर इनकम असेसेबल आ रही है, फिर भी जो है उन्होंने अपने रिटर्न फाइल किया नहीं किया है, तो वो रेलिवेंट जो भी किसी भी पर्टिकुलर ईयर के लिए, अगर हम बात करते हैं अभी जैसे 21-22 चल रहा है, क्योंकि ये 1 अप्रैल 2022 से ये अप्लाइड होने वाला है, तो अगर हम यहाँ पर बात करें फाइनेंशियल ईयर 21-22 की, तो उसके लिए जो रेलिवेंट असेसमेंट ईयर है, अगर हम यहाँ बात करेंगे तो FY अपना 21-22, इसका रेलिवेंट असेसमेंट ईयर जो है वो है आपका 22-23। अब ये 22-23 के एंड होने के बाद यहाँ पर लिख रहा है कि प्रीवियस ईयर रेलेवेंट टू द सच असेसमेंट ईयर, तो असेसमेंट ईयर आपका हुआ 2022-23, तो इसके एंड होने के बाद 2 सालों के अंदर आप अपनी रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। यहाँ पर इन्होंने 24 मंथ्स का जिक्र किया है, यानी कि 2 ईयर्स तक आप फाइल कर पाएंगे, प्रोवाइडेड दैट, इसमें प्रोवाइजो जोड़े गए हैं कि किन किन एक्टिविटीज अगर आपकी हैं तो फिर आप जो है इस प्रोविजन का बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। तो उन चीजों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। Provided that the provision of this section shall not be applied, तो इसका मतलब है कि ये जो प्रोविजंस है अप्लाइड नहीं होंगे। किन केसेस में अप्लाई नहीं होंगे, इज ए रिटर्न ऑफ लॉस। तो कहने का मतलब है कि अगर आप जो रिटर्न फाइल करना चाहते हैं और आपकी जो रिटर्न है वो लॉस की रिटर्न है, आपका कोई प्रॉफिट नहीं है, आपको जो है किसी भी तरह से लॉस हुआ है, लॉस की रिटर्न जो है कैपिटल गेन की हो सकती है, बिजनेस इनकम के रिगार्डिंग भी हो सकती है, और हाउस प्रॉपर्टी में भी अगर आप इंटरेस्ट कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं तो लॉस आता ही है। तो लॉस की रिटर्न के केस में जो है आप इस सेक्शन का बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। दूसरा पॉइंट आता है हैज द इफेक्ट ऑफ डिक्रीजिंग द टोटल टैक्स लायबिलिटी। आपने सेक्शन 1, 4, 5 ये जब काम करेगा जब आपने रिटर्न फाइल की है, ये वाला पहले वाला था कि दोनों केस में काम करेगा। आपने रिटर्न फाइल की है नहीं की है, लॉस आपका है, तो फिर आप जो है रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे। तो 2 ईयर्स वाला प्रोविजन है, सबसेक्शन 8 जो है ऐड करने वाले हैं। ये वाला कहता है कि 1, 4, 5 किसी में भी आपने जो है रिटर्न फाइल कर दी है, पर आप चाहते हैं कि अब अपनी लाइबिलिटी को, जो भी टैक्स लाइबिलिटी आपने पहले से दिखाई हुई है, उसको आप अब कम करके दिखाना चाहते हैं, तो फिर भी ये प्रोविजन आपको बेनिफिट नहीं देगा। पॉइंट नंबर C है, काफी इंपॉर्टेंट है, रिजल्ट इन रिफंड और इंक्रीज द रिफंड।
तो ये चीज ध्यान रखिएगा, जब आपका रिफंड बन रहा होगा या फिर आप रिफंड को बढ़ाना चाहते हैं तब भी आप इस सेक्शन का बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। ये तब काम करेगा कि जब आपने रिटर्न फाइल नहीं की है, और इंक्रीज का केस तब काम करेगा जब पहले से फाइल की हुई है। सबसेक्शन 1, 4, 5 किसी में भी फाइल की हो। जैसे कि मैंने पहले बताया था, ये ओरिजिनल रिटर्न फाइल करने का होता है ड्यू डेट के अंदर, ये ग्रेडेड रिटर्न का होता है, और ये रिवाइज रिटर्न के लिए ऑफ सच पर्सन अंडर दिस एक्ट फॉर द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर। ठीक है, तो एक प्रोवाइजर उन्होंने ऐड कर दिया। फिर इसके बाद कहा है प्रोवाइडेड फर्दर दैट ए पर्सन शैल नॉट बी एलिजिबल टू फर्निश एन अपडेटेड रिटर्न अंडर द सबसेक्शन वेयर। फिर दोबारा से इन्होंने जो है दोबारा से ऊपर जनरल प्रोविजन दे दिए, फिर नीचे स्पेशल प्रोविजंस के द्वारा यहाँ पर क्लियर किया है। ठीक है, कौन कौन से प्रोविजन दिए है कि अगर कोई सर्च इनिशिएटेड हो रहा है ऑलरेडी अंडर सेक्शन 132 में, तब भी आप इस सेक्शन का बेनिफिट नहीं ले पाएंगे, या फिर आपके जो असेसिंग ऑफिसर उन्होंने 132A में जो है आपकी जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है या फिर डॉक्यूमेंट्स के लिए रिक्वायरमेंट्स की हुई है। पॉइंट नंबर बी में आता है एक सर्वे हैज बीन कंडक्टेड अंडर सेक्शन 133A अदर देन सेक्शन 2A। तो अगर आपका ऑलरेडी कोई सर्वे चल रहा है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा, तब भी आप इस सेक्शन का बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। पॉइंट नंबर सी, ध्यान से देखिएगा, ए नोटिस हैज बीन इश्यूड टू इफेक्ट दैट एंड मनी, बुलियन, ज्वेलरी और वैल्यूएबल सीज, और आपसे इसमें जो है रिक्वायर्ड किया जा रहा है अंडर सेक्शन 132, ऊपर वाला ही सेक्शन है, उसके लिए ऑलरेडी आपको जो है नोटिस जारी किया जा चुका है। ऊपर यहाँ पर सर्च की बात कर रहा था, यहाँ पर नोटिस की बात कर रहा है। सेक्शन 132 और सेक्शन 132A दोनों को आपस में लिंक करते हुए कि अगर आपके ऊपर इन दोनों सेक्शन में से किसी के अंडर प्रोसीडिंग चल रही है तो भी आप इस सेक्शन का बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। ठीक है, फिर पॉइंट नंबर डी में फिर दोबारा से कहा है नोटिस हैज बीन इश्यूड टू इफेक्ट दैट बुक्स ऑफ अकाउंट्स और डॉक्यूमेंट्स सीज या फिर रिक्वायर्ड टू बी अंडर सेक्शन 132 सबसेक्शन 132A इन द केस ऑफ एनी पर्सन pertains to any other information contained therein related to such person। तो ये वाले केसेस हो गए जिनके अंडर में आप जो है बेनिफिट नहीं ले पाएंगे फॉर द असेसमेंट ईयर रेलिवेंट टू द प्रीवियस ईयर इन विच सच सर्च इज इनिशिएटेड। तो जिस फाइनेंशियल ईयर के लिए, जिस असेसमेंट ईयर के लिए हम बात कर लेते हैं, जिस आपके ऑलरेडी इन प्रोविजंस के अंडर आपके पास सर्च का नोटिस आ रखा है, सर्च हो रखी है, फिर सर्वे कंडक्ट किया जा रहा है, तो भी आप अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसके बाद इन्होंने कहा है कि फिर दोबारा से इन्होंने कहा है प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट नो अपडेटेड रिटर्न शैल बी फर्निश्ड बाय एनी पर्सन फॉर द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। पहला प्रोवाइजर आ गया, दूसरा आ गया, ये आपका हो गया थर्ड प्रोवाइजर। ठीक है, सेक्शन को जो है काफी अच्छे से अपडेट किया जा रहा है, तो इस चीज का आप बेनिफिट ले पाएंगे, बट लेकिन ये जो है जनरल प्रोविजन पे अप्लाइड नहीं होता है, तो आप इन चीजों का ध्यान रखेंगे। An updated return has been furnished by him under this subsection for the relevant assessment year, और ध्यान से देखिएगा, तो पहला केस आता है कि जहां पर आपने ऑलरेडी एक बार जो है अपडेटेड रिटर्न फाइल कर दी। जब आपने एक बार अपडेटेड रिटर्न इस सेक्शन में फाइल कर दी तो आप दोबारा से उस रिटर्न को अपडेट नहीं कर पाएंगे। दूसरा आता है एनी प्रोसीडिंग फॉर असेसमेंट और रीअसेसमेंट और रिकम्प्यूटेशन और रिवीजन ऑफ द इनकम अंडर दिस एक्ट इज पेंडिंग। तो अगर आपके ऊपर ऑलरेडी किसी उसी पर्टिकुलर असेसमेंट के लिए कोई प्रोसीडिंग चल रही है, रीअसेसमेंट की, रिकम्प्यूटेशन की, रिवीजन की, तो आप जो है अपने रिटर्न को अपडेट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए ये भी जरूरी है कि कोई प्रोसीडिंग या फिर कोई रीअसेसमेंट या रिकम्प्यूटेशन आपके ऊपर ऑलरेडी से इनिशिएटेड ना किया गया हो डिपार्टमेंट के द्वारा। पॉइंट नंबर सी में असेसिंग ऑफिसर जो है उसके पास इंफॉर्मेशन है रेस्पेक्ट ऑफ सच पर्सन फॉर द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर, पोजीशन ऑफ स्मगलर्स एंड फॉरेन एक्सचेंज मैनिपुलेटर्स एक्ट 1976 और द प्रोहिबिशन ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन एक्ट 1988। तो इसके अंदर जो है बेनामी लोगों को कवर किया गया है, स्मगलिंग एक्ट वाले को कवर किया गया है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग वाले को कवर किया है, ब्लैक मनी जो है डिस्क्लोजर एक्ट नया बनाया था 2015 में, उसको कवर किया गया है, एंड द सेम हैज बीन कम्युनिकेटेड टू हिम। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है कि ऑलरेडी जो है असेसिंग ऑफिसर ने आपको जो है इसके बारे में कम्युनिकेट कर दिया है। तो अगर कम्युनिकेट ऑलरेडी करा हुआ है तो फिर आप जो है अपने रिटर्न को दोबारा से अपडेट नहीं कर पाएंगे कि चलो दोबारा से हम ठीक करके सही रिटर्न फाइल कर देते हैं प्रायर टू इस रिटर्न को फाइल करने से पहले। बट अगर आपके पास इस चीज का कोई कम्युनिकेशन नहीं आया तो डेट से पहले आप जो है रिटर्न फाइल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट नंबर डी जो है काम करता है इंफॉर्मेशन फॉर रेलेवेंट असेसमेंट ईयर हैज बीन रिसीव्ड अंडर सेक्शन एग्रीमेंट रेफर टू सेक्शन 90 और 90A इन एस्पेक्ट ऑफ सच पर्सन एंड द सेम हैज बीन कम्युनिकेटेड टू हिम। तो कम्युनिकेशन का इंपॉर्टेंट इसमें पॉइंट दिया गया है। ये स्पेशल प्रोविजन होता है फॉरेन ट्रांजैक्शन एक्ट के जो ट्रांसफर प्रोवाइजिंग के जो प्रोविजंस लगते हैं उसके केस में अप्लाइड होता है। पॉइंट नंबर ई है
any prosecution proceeding under the chapter तो कोई प्रोसीडिंग जो है चैप्टर 22 के अंदर इनिशिएट ना हो रखी है और एलिमेंट असेसमेंट के रिगार्डिंग प्रायर टू द सबमिशन, वही सेम चीज लिखी हुई है कि जो भी डेटा प्रायर टू द डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ द रिटर्न अंडर दिस सबसेक्शन, मींस आप इस रिटर्न को फाइल करने से पहले अगर आपके ऊपर कोई ऑलरेडी प्रोसिक्यूशन चल रहा है 22 चैप्टर के अंदर, तो भी आप इसको फाइल नहीं कर पाएंगे। या फिर पॉइंट नंबर एफ में इन्होंने एक स्पेशल प्रोविजन डाला है, जब ये नोटिफाइड हो जाएगा तब ये काम करेगा कि बोर्ड ने कुछ ऐसे पर्सन्स जो कि एक्सक्लूड किया हुआ है, क्लास और क्लासेस ऑफ पर्सन को एक्सक्लूड किया हुआ है, तो वो भी जो है इस रिटर्न को फाइल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट ए बी सी डी काम करेंगे स्पेशल के अंदर में। तो 3 प्रोविजन उन्होंने दे दिया। फिर इसके बाद दूसरा इन्होंने जो है सबसेक्शन में एक और सबसेक्शन में पॉइंट नंबर 2 ऐड किया है, एडिशनल पेमेंट वाली बात जो मैंने आपको बताई थी। जो ऑलरेडी सबसेक्शन 9 है उसी के अंडर में इन्होंने यहाँ पर ऐड किया गया है क्लोज नंबर सी। आप देख रहे हो एक क्लोज है, क्लोज नंबर यहाँ पर सी करके एक क्लोज यहाँ पर इन्होंने ऐड कर दिया। इस क्लोज में क्या लिखा हुआ है, तो यहां पर बात कर रहा है ये एडिशनल पेमेंट की। ऑलरेडी जो है मैंने आपको बताया था कि सेक्शन 140B के अंदर में आपको पेमेंट करना होगा। अब इसके बारे में आगे हम बात करेंगे, जो सेक्शन 140B में क्या लिखा हुआ है, कितना पेमेंट आपको करना होगा। तो उसने कहा कि रिटर्न जो है तभी फाइल कर सकते हैं जब आपके पास प्रूफ ऑफ पेमेंट होगा सेक्शन 140B का। कौन से सबसेक्शन में? सबसेक्शन 8A, जो कि अभी इन्होंने ऐड किया है। ऑलरेडी सबसेक्शन 8 ऑलरेडी था, 9 भी था, उनके अंदर में इन्होंने एक पहले 8A ऐड करा है और 9 के अंडर में जो है क्लोज ऐड कर दी, क्लोज CA। ठीक है, तो अब इस सेक्शन 139 में तो अमेंडमेंट हो गया। अब जो ये नया सेक्शन है 140B, वो क्या कहता है वो भी देख लेते हैं। कितना पेमेंट करना है, क्या इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करना है, वो सारी चीजें इन्होंने लिखी हुई है। देखिए यहाँ पर इन्होंने दी है, उसको 2 कैटेगरी में इन्होंने डिवाइड किया है। सबसे पहला बात करता है ये वेयर नो रिटर्न ऑफ द इनकम अंडर सबसेक्शन 141 या फिर सबसेक्शन 4 ऑफ द 139 हैज बीन फर्निश्ड। तो यहां से ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर जो है 5 यूज नहीं किया इन्होंने, केवल 1 की बात करा है जहां पर हम ड्यू डेट के अंदर रिटर्न फाइल करते हैं। 4 में जो है रिलेटेड रिटर्न की बात करते हैं। हैज बीन फर्निश्ड बाय एन एसएससी, यहाँ पर जो है ना तो 1 में फाइल की गई है ना ही 4 में, क्योंकि 5 इसलिए नहीं लिखा क्योंकि यहाँ पर जो है जब फाइल ही नहीं की तो फिर रिवाइज कैसे होगी। 5 में रिवाइज का पॉइंट आता है। Furnished by SSC and tax is payable on the basis of return to furnished by such SSC under subsection 8 of the section after taking into account। तो यहाँ पर क्या बात कर रहा है, जो पेमेंट करनी होगी उस पेमेंट को करने से पहले आपको इन चीजों का बेनिफिट जरूर मिलेगा। किन किन चीजों का? एक तो जो आपने पहले से कोई एडवांस टैक्स पे किया हुआ है अगर ऑलरेडी, तो उसका मिलेगा। TDS या TCS कोई कटा हुआ है उसका भी आपको बेनिफिट दे देंगे। सेक्शन 89 की जो रिलीफ है उसका भी बेनिफिट दे देंगे, जो फॉर्म 10 फाइल करने के बाद आपको मिलती है। कोई इंटरनेशनल टैक्सेशन के ट्रांसफर प्राइसिंग के रूल्स के अंडर में सेक्शन 90 और 91 के अंदर जो DTA में एग्रीमेंट्स होते हैं उसके अंडर में अगर आपने कोई दूसरी कंट्री में टैक्स पे किया है उसकी भी आपको रिडक्शन मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। और इसी तरह से जो रिलीफ मिलती है, ये दोनों रिलीफ मिलती है सेक्शन 90 और 91। इसी तरह से 91A के अंदर भी जो है स्पेशल टेरिटरी के अंदर अगर आपने टैक्स पे किया है छूट मिलती है आपको ट्रीटी के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये सारी चीजें कंसिडर करते हुए, और एक पॉइंट और है, एनी टैक्स क्रेडिट टू बी सेट ऑफ इन अकॉर्डेंस ऑफ प्रोविजंस, जो कि मैट टैक्स क्रेडिट की बात कर रहा है, वो भी आपको मिल जाएगा। तो ये 6 पॉइंट दिया है 1 2 3 4 5 6, इन सभी का बेनिफिट देते हुए आपको टैक्स पे करना है। अब यहाँ पर टैक्स कितना पे करना है? द एसएससी शैल बी लायबल टू पे सच टैक्स टुगेदर विद इंटरेस्ट एंड फीस। तो इंटरेस्ट जो है 234A-B-C 3 सेक्शन होते हैं जिनमें इंटरेस्ट आपको पे करना होता है। तो 3 के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है आपको इंटरेस्ट भी पे करना होगा। 234F के अंदर जो लेट फीस फी पे करते हैं वो भी आपको पे करनी होगी। तो एक तरह से देखा जा रहा है तो आपको बेनिफिट तो दिया जा रहा है एफडीटी रिटर्न फाइल करने का, पर लेकिन उसके साथ साथ आपसे जो है टैक्स की वसूली भी यहाँ पर की जा रही है। अंडर एनी of the provision of this act for any delay in furnishing the return or any default or delay in payment of advance tax मैंने बता दिया 234A-B-C का इंटरेस्ट लगेगा along with the payment of additional tax computed in accordance with subsection 3। अभी इसमें जो है सबसेक्शन 3 के अकॉर्डिंग जो टैक्स पे किया जाता है, कोई भी एडिशनल टैक्स बन रहा है, बिफोर फर्निशिंग द रिटर्न एंड द रिटर्न शैल बी कंप्लेंट बाय द प्रूफ।
कोई दोबारा से जो है बात कर रहा है फिर से जो अब यहां पर बात करता है, पहला पॉइंट इसने अलग कर दिया। अब दूसरा पॉइंट आता है जहां पर जो है रिटर्न ऑलरेडी फाइल्ड की हुई है, उस केस में कैसे होगा। सेकंड केस में क्या कह रहा है, जहां पे आपने रिटर्न फाइल की है ड्यू डेट के अंदर, रिवाइज या फिर बिलेटेड रिटर्न, अब उस केस में किस तरह से पेमेंट होनी है वो देख लीजिए। पहले पॉइंट में इन्होंने बताया था कि जहां पे आपने रिटर्न फाइल नहीं किया है, दूसरे रिटर्न में कह रहा है कि जहां पे रिटर्न फाइल की है उसमें क्या क्या कंसीडर करेंगे। फिर आएगा थर्ड पॉइंट में बताएगा कितना पे करना है, ठीक है। अब यहां पर क्या कह रहा है कि ठीक है जो आपने रिटर्न फाइल किया है उसमें क्या क्या ये कंसीडर करने वाला है। तो सबसे पहला आता है द अमाउंट ऑफ रिलीफ और टैक्स रेफर टू इन सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 140। तो आपने अगर कोई भी पेमेंट अगर की हुई है जो कि सबसेक्शन 1 में सारे पॉइंट्स इन्होंने कवर्ड किए थे, वो वाले सबका क्रेडिट आपको यहां पर मिल जाएगा जो आपने रिटर्न फाइल की थी। दूसरा कि वो टीडीएस की बात करता है, टीडीएस या टीसीएस इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ चैप्टर 17B के अकॉर्डिंग टीडीएस या टीसीएस कटा हुआ था, बट आपने जब रिटर्न फाइल किया था उस टाइम पे आपने उसको कंसीडर नहीं किया है, और पहले वाली जो रिटर्न है ऑलरेडी उसमें इंक्लूड उसको नहीं किया है, तो वो वाला भी अब आप जो है कंसीडर कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या आता है, उसी तरह से इसने पॉइंट बनाए हुए हैं जैसे कि हमने 1 पॉइंट में देखा था ऊपर वाले में। यहां पर ट्रांसफर प्राइजिंग वाला आ गया कि अगर आउटसाइड इंडिया में आपने कोई टैक्स पे किया है तो उसके लिए सेक्शन 90, 91 की और 90A की जो है आपको रिलैक्सेशन मिलने वाली है, ठीक है। तो ये वाले पॉइंट जो है सेम एज पॉइंट नंबर 1 की तरह ही चलने वाले हैं, सब पॉइंट बना दिए हैं, और ये वाला जो है आपका मैट के अकॉर्डिंग आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या कहता है, एज इंक्रीज्ड बाय द अमाउंट ऑफ रिफंड इफ एनी इशूड इन रेस्पेक्ट ऑफ सच अर्लियर रिटर्न, ठीक है। तो जो भी रिफंड आपने ऑलरेडी लिया हुआ है उसको भी यहां पर कंसिडर कर लेंगे। द एसएससी शैल बी लायबल टू पे सच टैक्स टुगेदर विद इंटरेस्ट, सेम ऊपर वाली लैंग्वेज आ रही है, पेबल अंडर द प्रोविजन ऑफ दैट for any default or delay in payment of advance tax along with payment of additional income tax as computed in accordance with subsection 3। अब ये subsection 3 आएगा नीचे, उसमें ये चीजें बताई जाएंगी कि किस तरह से और कितना पे करना है, ठीक है। उसमें से इन्होंने कह दिया कि एज reduced by the interest paid, जो ऑलरेडी आपने जो रिटर्न फाइल की हुई थी उसमें जो आपने इंटरेस्ट ऑलरेडी पे किया हुआ है, या फिर जो भी आपने कोई लेट फीस पे करी हुई है, वो सारी चीजें कंसिडर कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। बिफोर फर्निशिंग द रिटर्न एंड द रिटर्न शैल बी अकम्पेनिड बाय द प्रूफ, वो सेम बात कह रहा है कि पूरा टैक्स का पेमेंट, एडिशनल जो भी टैक्स ये बताएगा, और इंटरेस्ट और लेट फीस उसके होने के बाद ही आप रिटर्न फाइल कर पाएंगे। चलिए पॉइंट नंबर 3, ये वाला पॉइंट जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको हम ध्यान से देखेंगे। फॉर द पर्पज ऑफ सबसेक्शन 1 and 2 द एडिशनल इनकम टैक्स पेबल एट द टाइम ऑफ फर्निशिंग द रिटर्न अंडर सबसेक्शन 8A ऑफ सेक्शन 139 शैल बी इक्वल टू, ठीक है। इसको दो कैटेगरी में कर दिया, एक तो इसने कराया कि 12 मंथ्स, मतलब अगर रेलिवेंट असेसमेंट ईयर अगर हम बात करें यहां पर AY 22-23 की, ठीक है। तो यहां पर हम बात करने वाले हैं AY 22-23 की फाइनेंशियल ईयर, अभी जो है 21-22 के रिगार्डिंग हम यहां पर बात करेंगे। तो यहां पर जो है 1 अप्रैल यहां से लेकर 12 मंथ्स के अंदर अगर आप रिटर्न फाइल करते हैं, ठीक है, तो आपको देना होगा 25%। ये देखिए यहां पर लिखा हुआ है 25% ऑफ एग्रीगेट ऑफ टैक्स एंड इंटरेस्ट पेबल, टैक्स के साथ इंटरेस्ट एज डिटरमाइंड इन सबसेक्शन 1 और 2 एज द केस में बी इन सच रिटर्न इफ furnished after the expiry of the time available under section subsection 4 or 5 of the section 139 before completion of period of 12 months। तो यहां पर इन्होंने जो है 12 मंथ्स की कंडीशन लगा दी। अब हम यहां पर जो काउंट करेंगे 12 मंथ्स यहां पर काउंट करेंगे, तो इसमें जो है 12 मंथ्स आपको जोड़ के देखना है। इसके अंदर अगर आप अपडेट रिटर्न फाइल कर देते हैं तो आपको जो है 25% देना होगा, कौन से वाले का, जो भी एग्रीगेट टैक्स आपका बनेगा उसमें से सारे डिडक्शंस लेस करते हुए। सपोज कीजिए आपका जो है टैक्स 1 लाख रुपए का है,
ठीक है। उसमें से आपका जो है एडवांस टैक्स और टीडीएस एक्स्ट्रा सब कुछ लेस करने के बाद जो है वो 75,000 रुपये हमने यहाँ लेस कर दिए, तो 25,000 का आपका जो है लाइबिलिटी बना। एक चीज ध्यान रखेगा, इस पे जो है सेस वैस सब कुछ कैलकुलेट होगा, तो मैं एग्जांपल के लिए आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ। तो ये 25,000 आएगा, इसका यहाँ पर 25% आपको एक्स्ट्रा देना होगा विद इंटरेस्ट, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट नंबर 1 में कवर कर दिया। अब यहां पर दूसरे पॉइंट में बात करेगा, 50% देना पड़ेगा। देखिए यहां पर जो है 50% देना पड़ेगा अगर आप बिल्कुल सेम ऊपर वाली लैंग्वेज कॉपी कर रहा है, एग्रीगेट ऑफ टैक्स इंटरेस्ट पेबल सबसेक्शन 1-2 के अंदर अगर आप ये फाइल करते हैं आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 12 मंथ्स, 12 महीना एक्सपायर होने के बाद, बट 24 मंथ्स यानी कि 2 साल का पीरियड था, उसमें 12 को अलग कर दिया, फिर दोबारा से 12 को अलग कर रहा है। तो मतलब अगर मैं इसको 1 अप्रैल 2024 इसके बाद भरता हूं, ठीक है, तो मुझे फिर जो है 25,000 का देना पड़ेगा 50%। यहां पर मैं 25,000 इंक्लूड मान लिया है कि जो आपकी टैक्स लायबिलिटी, एजुकेशन सेस, इंटरेस्ट सब कुछ जोड़ते हुए यहां पर आ रहा है। तो ये वाला पॉइंट था, ये वाला जिसमें यहां पर बात कर रहा है कि 24 मंथ्स के अंदर अगर आप अपडेटेड रिटर्न फाइल करते हैं तो आपको इतना टैक्स यहां पर देना पड़ेगा। हमने जो एग्जांपल यहां पर लिया हुआ है, तो ये दोनों चीजें आप यहां पर मार्क कर लेंगे, ठीक है। तो इससे क्या कंक्लूजन निकल के आता है? इससे कंक्लूजन ये निकल के आता है कि जी अपडेटेड रिटर्न का तो इन्होंने दे दिया कि आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर दो, पर लेकिन उसके साथ जो है 25% और 50% तक का तो इन्होंने टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी भी कैलकुलेट कर लिया। नीचे के प्रोविजंस में लिख रहा है 234A BC का इंटरेस्ट यहां पर भी लेंगे। पहले तो इन्हें 234B का दिखाया अलग से कि फॉर द सबसेक्शन 2 के अंडर में द इंटरेस्ट पेबल अंडर सेक्शन 234B शैल बी कंप्यूटेड ऑन एन अकाउंट इक्वल टू एसएस टैक्स एज द केस में बी ऑन द अमाउंट बाय विच द एडवांस टैक्स। ये एडवांस टैक्स के प्रोविजंस हैं। पेड फॉल्स शॉर्ट ऑफ द एसएस टैक्स, मतलब ये कह रहा है कि जो टैक्स आप भरने जा रहे हो ना अभी, उस पे अगर एडवांस टैक्स की लायबिलिटी आपने फुलफिल नहीं किया तो 24B का भी आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। बट इसमें से सारी चीजें कंसिडर कर लेगा जो कि हमने ऊपर पढ़ी थी, वही सारे पॉइंट्स यहाँ पर पॉइंट नंबर ए में इसने दिए हैं 1, 2, 3, 4, ये सारे पॉइंट्स यहाँ पर इसने कवर कर दिए 5 तक। और जो भी आपका रिफंड का अमाउंट था अगर उसको भी ये कंसिडर कर लेगा, कोई सी दिक्कत नहीं है, पर ये आपको टैक्स में देना पड़ेगा क्योंकि ये तो आपने रिफंड क्लेम कर लिया, ठीक है। इसके रिगार्डिंग जो भी गाइडलाइंस आएगी या कोई क्लैरिफिकेशन दिए देंगे बाद में, उसके बारे में लिखा हुआ है। नीचे जो है 234A और C के बारे में लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर इसने अलग से दिखा दिया, ठीक है। यहाँ पर बात कर रहा है 234A का इंटरेस्ट और 234C का इंटरेस्ट, क्योंकि इंटरेस्ट इनकम टैक्स में 3 सेक्शन के अंडर में ही कवर किया जाता है। तो ये सारी चीजें इसने लिख दिया कि फॉर द पर्पज इस सेक्शन में अगर आप रिटर्न फाइल करना चाहते हैं तो आपको इसके अकॉर्डिंग जो है ये पूरा इंटरेस्ट पे करना होगा, उसके बाद ही आप जो है इस रिटर्न को भर पाएंगे। तो यहां पर इसने लाके क्लोज कर दिया, प्रोवाइडेड फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्लोज द इंटरेस्ट पेड इन अर्लियर रिटर्न शैल बी निल इफ सच रिटर्न इज एन अपडेटेड रिटर्न रेफर्ड टू इन सबसेक्शन 1, ठीक है। तो ये था कंप्लीट प्रोविजन जिसके अंडर में आपको अपडेटेड रिटर्न फाइल करने का प्रोफॉर्मा दिया जा रहा है। बट एक तरह से देखा जाए तो एडिशनल टैक्स वैक्स की पेमेंट की भी बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर मैं आपको यही कंसल्ट करूंगा कि आप अपने रिटर्न को टाइमली फाइल करें, ड्यू डेट के अंदर फाइल करें, बिलेटेड भी ना फाइल करें। एक बार ही आप चीजों को सही तरीके से अच्छे से फाइल करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। बाकी उसके अलावा अगर जो है आप रिवाइज भी कर देते हैं रिटर्न को तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं आती है। बट अगर आपने रिटर्न कभी फाइल ही नहीं किया, आप गलती से रिटर्न फाइल करना भूल गए हैं और अभी तक आपको कोई नोटिस नहीं आया है, तो उस केस में ज्यादा बेनिफिशियल देगा कि जब आपने रिटर्न फाइल नहीं करी और आपकी कोई ऐसी ट्रांजेक्शन है जो कि आपको खुद ही पता लग गया कि ये वाली ट्रांजेक्शन जो है आगे कभी एआई रिपोर्ट में आ जाएगी, उसके बाद आपको नोटिस आए, उससे पहले आप इसमें अपडेटेड रिटर्न फाइल कर दें, टैक्स वैक्स सब चीजें जमा करा दें, तो इसको आप एक तरह से ये वाले जो टैक्स पेयर्स हैं उनके लिए बेनिफिशियल रहेगा। ये था कंप्लीट वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। उसके अलावा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको इसी तरह से लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहेंगी। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।